हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी प्रश्न उन टॉपिक से हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। यानी प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है उन्हीं पर मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ये है पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला। प्रश्न क्या है? कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त रवैया है समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ये वाला सही ऑप्शन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों के उच्च ज्ञान का परीक्षण, भाषा की पाठ्यचर्या के स्तर ज्ञान। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। अगला देखिए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। अधिगमकर्ताओं को पुरस्कार देने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, यानी कम हो जाती है। आप ज़्यादा पुरस्कार देंगे तो बच्चे क्या है, सिर्फ पुरस्कार के लिए ही पढ़ेंगे, या जो चीज़ उन्हें समझनी होगी सिर्फ वह पुरस्कार के लिए ही समझेंगे। तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उत्तम तरीका नहीं है। अगला देखिए, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शंस हैं, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्यपुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह है बच्चों के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। कौन सा है? मौखिक वार्तालाप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए,
बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे के सभी पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए भाषाई क्षमता क्या है, सभी पक्ष मैंने बता दिया आपको, मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पोर्टफोलियो, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कथन बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सही विकल्प चुनिए। बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं, यह कथन है। इसका तर्क है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो दोनों ही सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा। अगला देखिए, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, यह बच्चों के सीखने के बारे में सही कथन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा व सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं, ना कि पर्यावरणीय कारकों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भाषा व सोच विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है क्योंकि बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, बच्चों के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। चौथा गलत है। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा यह नहीं है और ऊपर के तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच के। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को जो अवसर देना चाहिए वो है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण
प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। बताइए आप लोग, इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है डी वाला, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। यह रणनीति जो होगी वह श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा के लिए प्रभावी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है गणितीय वैकल्य यानी डिसकैलकुलिया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता इक्वलिटी, शिक्षा में साम्यता इक्विटी, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति विशेषता, सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा में साम्यता, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। पहली बात तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर भी आपको केवल आए समझिए वह ऑप्शन 100% निगेटिव है। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। यह कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवाद, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे लैंगिक विभेदीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि लैंगिक विभेदीकरण जो है वह रूढ़िवाद में समाहित है। पहले विभेदीकरण यानी अलग अलग देखा जाता है ना स्त्री और पुरुष को, तो वही धीरे धीरे रूढ़ियां बन जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? द्विशब्दीय उच्चारण को कहा जाता है तार प्रेषित वाचन यानी टेलीग्राफिक स्पीच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, होवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि होवर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, तो यही होगा इसका सही ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और तीनों गलत हैं। अगला देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। बिल्कुल नहीं। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। बिल्कुल नहीं। यह बच्चों को एक दूसरों के साथ अंतःसामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। यह भी नहीं होगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना,
अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डी वाली, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, यह प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, क्योंकि विद्यालय में अनुशासन दंड को निगेटिव माना गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला देखिए, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अध्यापिका जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है वह है पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग। क्या है? स्कैफोल्डिंग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। ये तीनों गलत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ZPD का। किसका? ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है। अगला देखिए, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर जो बालिका है वह 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी कारकों द्वारा। यहाँ पर जो दिए गए हैं सभी कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। अगला देखिए, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया से संबंधित वातावरणीय कारक। विकास का चरणीय सिद्धांत जिस पर जोर देता है वह है विकास की अनिरंतरता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निरंतरता नहीं होगा क्योंकि विकास निरंतर नहीं होता, उसमें अनिरंतरता होती है, इसीलिए विकास को अवस्थाओं में बांटा गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। ये तीनों गलत हैं क्योंकि यह फिक्स हैं, यानी रोट लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? विवेचनात्मक चिंतन को यानी क्रिटिकल थिंकिंग को जो बढ़ावा देगा वह है ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इस प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।